एनओसी मिल गया मतलब छुट्टी आपकी कंफर्म। बाकी भाई की शादी हो तो छुट्टी नहीं मिलती है, इसके लिए भूल जाओ आपकी आपके भाई की शादी है या फिर मतलब आपकी और हाँ, मतलब ज्यादा इमरजेंसी हो गया, जैसे यदि कोई एक्सपायर कर गया तो उसके लिए छुट्टी मिलती है उतना। ये मतलब ट्रेनिंग शेड्यूल बता रहा हूँ मैं किसका, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल वगैरह, इसका कि प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना है। मान लीजिए हाँ यदि आप में हिम्मत है तो आप मतलब एक्सीलेंट आइए, नहीं है तो आप वेरी गुड आइए। यदि आप ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, इसके बीच में यदि आप कहीं भी फेल हो जा रहे हो, जैसे मान लीजिए आपको इंजरी हो गई, बीमार कुछ भी हो गया, तो फिर से आपको 0 वीक से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो जो भी आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो वहां तक की आपकी ट्रेनिंग मतलब सिक्योर हो जाती है। ठीक है, आप जय हिंद सभी को, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है और ट्रेनिंग सेंटर में जाने वाले हैं। तो मैं जो पिछली वीडियो बनाया हूँ उनमें बहुत सारा डाउट आ रहा था, बहुत कमेंट आ रहे थे, लेकिन मुझे कुछ ही डाउट लगे जो जेन्युइन थे, जिसका लगा कि मुझे हाँ इसका जवाब देना चाहिए। तो कुछ 2-3 डाउट हैं जो मैं लेकर आया हूँ, मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से वो डाउट हैं जो क्लियर करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो पहला डाउट ये है कि ट्रेनिंग सेंटर में मेडिकल होता है, री मेडिकल होता है, तो वो क्या है, बहुत डाउट आ रहा था, तो इस पर बात करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ट्रेनिंग सेंटर में छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सेकंड पॉइंट ये है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, इस पर बात करते हैं कैसे मिलेगी। और थर्ड है सबसे मेन कि रेलीगेशन रूल ऑफ ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग सेंटर में रेलीगेट हो जाते हैं तो क्या होता है, कैसे ट्रेनिंग होगी, क्या है, उस पर सब पे बात करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, इन सभी पॉइंटों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला वाला पॉइंट देखते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में आपका मेडिकल होगा तो कैसा होता है, क्या मेडिकल होता है, उसमें क्या प्रोसेस रहेगा, क्या मतलब मेडिकल में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बात बता देता हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर में जो मेडिकल है, जो आपका जो मेडिकल हुआ होगा ना ये जीडी के भर्ती के टाइम पे, वैसा वाला मेडिकल नहीं होता है, इतना हार्ड नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है। उसमें मेन मेन चीजें क्या होती है कि आपका एक ऐसे एक पूछा था कि एक कि कलर ब्लाइंडनेस चेक होती है कि नहीं होती है, तो ये सब कुछ भी चेक नहीं होगा। मेन मेन चीज क्या होती है कि बीपी वगैरह हो गया, ये बीपी वगैरह चेक होता रहता है, ये तो आपका मतलब ट्रेनिंग की हर महीने चेक होता है। जैसे कोई आपकी मतलब मैराथन हो गई 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर हो गई और 20 किलोमीटर हो गया, इतना मतलब जब मैराथन होती है बड़ी लंबी, तो उसके पहले आपका बीपी वगैरह वेट वेट आपका मतलब चेक किया जाता है। तो बीपी वीपी तो ये चेक होते ही रहना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होते रहेगा, आपका बीपी चेक होते रहता है। बाकी कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ये नहीं होती है। मेन चीज क्या है कि आपको मतलब किस चीज से बाहर कर दिया जाएगा, क्या आपको मेजर प्रॉब्लम है तब बाहर किया जाएगा। मेन है यदि टूट फूट, यदि आप मतलब जैसे जा रहे हैं, ज्वाइन कर लिए हैं, मतलब अभी ज्वाइन करने से पहले यदि आप जा रहे हैं, बाइक से गिर गए हैं, आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया है, तब रेलीगेट का आपका मतलब चांस बनता है कि जब आप ट्रेनिंग ही नहीं कर पाएंगे, हाथ पैर आपका टूट गया है, तो बस इस चीज का ध्यान रखना कि आप मतलब कोई भी टूट फूट नहीं होनी चाहिए और मेजर सर्जरी नहीं होनी चाहिए। आपका कोई भी बड़ा ऑपरेशन वगैरह हो गया है तो मतलब उसमें दिक्कत होती है कि मतलब जब आप ट्रेनिंग करने के लायक ना हो तब आपको रेलीगेट किया जाता है। बाकी आपको यदि कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ये सब कुछ भी चेक नहीं किया जाता है, नॉर्मल बड़ा नॉर्मल सब चेक होता है, आपका वेट वेट वगैरह सब मेजरमेंट चेक होता रहता है। लेकिन इसमें मतलब यदि वेट थोड़ा ज्यादा हो गया, कम हो गया, उससे कोई इतना ज्यादा इशू नहीं होता है, सब नॉर्मल चीज है। बस आपका टूट फूट जो मेन है कि आपके मतलब इंजरी नहीं होनी चाहिए, टूट फूट नहीं होनी चाहिए। बाकी मेडिकल इतना ज्यादा उसका कुछ नहीं होता है, इतना हार्ड नहीं होगा, ईजी होता है। ये वाला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में छुट्टी कैसे मिलेगी। सबसे ज्यादा कमेंट, सबसे भर भर के कमेंट आने वाला पॉइंट यही है कि भैया मेरा दिल्ली पुलिस का मतलब मेडिकल के लिए छोड़ेंगे, मतलब फिजिकल के लिए छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। किसी और स्टेट का है, मतलब बिहार पुलिस का है तो उसके लिए छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, यूपीएसआई का एग्जाम है उसके लिए छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि अदर एग्जाम, तो अदर एग्जाम में क्या है, यदि आपको अदर एग्जाम में जाना है, आपको छुट्टी चाहिए है, तो आप क्या करना है, जैसे आप जीसी में ज्वाइन करेंगे, जीसी में ज्वाइन करने के साथ ही आपको अपने डीआई साहब के नाम से एप्लीकेशन दे देना है ये एनओसी के लिए। एनओसी मिल गया मतलब छुट्टी आपकी कंफर्म। एनओसी मिलते ही आप ये समझ लीजिए छुट्टी आपको नहीं रोका जाएगा। उसमें ये है कि बस एनओसी आपको मिलेगी किसके लिए, अदर मतलब अप लेवल एग्जाम के लिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक राय दूंगा कि मतलब अभी जा रहे हैं तो आप एक फॉर्म भर दीजिए जो इससे ग्रेड पे आप हो, अप लेवल का हो, वो फॉर्म भर दीजिए। और जैसे यदि छुट्टी आपका जैसे मान लीजिए कांस्टेबल लेवल का ही है तो हो सकता है दोनों के एग्जाम इसका उसका हो सकता है पास में साथ में पड़ जाए, नहीं है तो इसके एनओसी से आप इसमें मतलब कांस्टेबल लेवल का जो आरपीएफ हो गया या फिर स्टेट पुलिस एग्जाम हो गया उसके लिए भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। क्योंकि आप जैसे यूपीएसआई के लिए एनओसी ले रखे हैं और आपको उसी टाइम पे यदि मतलब आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल आ गया या दिल्ली पुलिस का आ गया तो आप इसके लिए इसके थ्रू मतलब इस छुट्टी मिलना है आपको, तो इसके लिए छुट्टी मिल जाएगी। तो एनओसी ले लीजिए, किसी बार मतलब फॉर्म भर दीजिए और छुट्टी आपको मिल जाएगी। तो अप लेवल का फॉर्म भर दीजिए, ये हो गया अदर एग्जाम के लिए। ये डाउट क्लियर है आपका। उसके बाद है आपको सिस्टर मैरिज या सिस्टर या ब्रदर की आपकी शादी है, भाई या बहन की शादी है, तो उसके लिए छुट्टी मिलती है कि नहीं, तो इसके लिए छुट्टी मिलती है। ये कब मिलती है उसके लिए भी रूल है।
तो ये सिर्फ सिस्टर की शादी के लिए मिलती है कि सिस्टर की शादी के लिए आपको छुट्टी मिलेगी, भाई की शादी के लिए छुट्टी मिलती ही नहीं है। ये मतलब पता नहीं क्या रूल है या नहीं, जैसा भी है कि यदि सिस्टर की भी क्या है, यदि आप जैसे आप अकेले भाई हो और आपकी मतलब सिस्टर हैं और मान लीजिए आप अकेले भाई हो और कोई दूसरा भाई नहीं है, तब आपको सिस्टर की शादी के लिए छोड़ दिया जाएगा। कितनी भी इमरजेंसी कुछ भी हो तो आपको सिस्टर की शादी के लिए मतलब आपको छुट्टी दे दी जाएगी, दे देते हैं। बाकी भाई की शादी हो तो छुट्टी नहीं मिलती है, इसके लिए भूल जाओ आपकी आपके भाई की शादी है या फिर मतलब आपकी और हाँ ये भी मतलब खास सिस्टर होनी चाहिए, जो आपकी खास सिस्टर है उन्हीं की शादी के लिए मिलेगी, भाई की शादी के लिए छुट्टी मुट्टी नहीं मिलने वाला है, तो आप ये भूल जाओ। बस ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद है मतलब इमरजेंसी, मान लीजिए कोई यदि आपके घर में बीमार हो गया, कुछ करके हो गया, मतलब ऐसा ना हो, मैं तो यही दुआ करूंगा, लेकिन कि यदि कोई इमरजेंसी हो गई मान लीजिए, तो मतलब इमरजेंसी ऐसा हुआ था कि मेरा एग्जाम था, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि एग्जाम के लिए आप बहाना बनाओगे कि मतलब आपका कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, मैंने भी बहाना बनाया था कि घर पे मम्मी बीमार है, दादी बीमार है, तो इन सबके लिए छुट्टी आपको बिल्कुल नहीं दी जाती है। मतलब ज्यादा इमरजेंसी हो गया, जैसे यदि कोई एक्सपायर कर गया तो उसके लिए छुट्टी मिलती है, वो उतना कोई प्रॉब्लम है। यदि कोई मतलब एक्सपायर कर गया तो उसके लिए मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है। तो ये हो गया। बाकी बीमार है यदि कोई तो नहीं मिलती है, यदि ज्यादा इमरजेंसी है तो दिखाने पर मतलब कि हाँ ठीक है, इसका प्रूफ हम देखते हैं जो कंपनी कमांडर कि हाँ ज्यादा इमरजेंसी है, तब भी छुट्टी मिल सकती है। ये हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि रेलीगेशन रूल ऑफ ट्रेनिंग, ये सबसे मेन चीज है जो मैं अपनी तरफ से सलाह देने वाला हूँ इसमें, कि क्या पॉइंट हैं जिसमें आप रेलीगेट हो सकते हैं। इसमें दो ही पॉइंट हैं कि आप ट्रेनिंग से रेलीगेट हो जाओगे, कि आपको ट्रेनिंग रेलीगेट कर दिया जाएगा। उसमें पहला पॉइंट ये है कि आप बीमार हो गए, दूसरा है आपको इंजरी हो गई। यदि आप बीमार पड़ रहे हो तो इसका तो इलाज है, जैसे आपको फीवर आ गया तो आपको वहां पे सिक रिपोर्ट भेज दिया जाता है। मान लीजिए आपको 4 दिन का सिक रिपोर्ट चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसमें ये नियम रहता है कि आप लगातार 15 दिन तक यदि ट्रेनिंग से ऑफ नहीं रहने चाहिए। तो क्या रहेगा कि जैसे आपको मतलब बीमार हो गए तो आपको सिक रिपोर्ट भेज देंगे, 2 दिन का मतलब आप जाएंगे हॉस्पिटल में रहेंगे, एक दिन जिस दिन जा रहे हैं वो, और 2 दिन मतलब आगे के आपको रिलैक्स रहेगा। तीसरे दिन आप क्या करेंगे कि मेडिकल डिस्चार्ज कराने जाएंगे, तो 4 दिन तक आप रिलैक्स रहेंगे, ठीक हो जाएंगे, दवा ले लेंगे। और नहीं भी लेते हैं, जैसे ज्यादा बीमार हो गए तो क्या रहता है कि आपको मैस में भेज दिया जाता है, ट्रेनिंग जो ग्राउंड रहता है वहां पे नहीं भेजा जाता है। ऐसे नहीं कि सबको कोई बहाना बना दिया सर मेरा पेट दर्द दे रहा है, तो फिर जो बनाने वाले होते हैं उनको और ज्यादा रगड़ा मिलता है। लेकिन यदि दिखता है कि हाँ बीमार हो आप सही में, तो क्या रहेगा कि आपको जैसे मैस में भेज दिया जाएगा सब्जी वगैरह काटने के लिए थोड़ा बहुत, तो वहाँ जो सेचम वगैरह होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, वो देखते हैं बीमार है, कोई नहीं चाहता कि आप लोग रेलीगेट हो, तो वो बचा के रखते हैं, तो मतलब वहाँ रिलैक्स मिल जाता है। आप बीमार वगैरह हो तो इसमें आपका उपाय है, ठीक है आप बच जाओगे, इसमें आप रेलीगेट नहीं हो। ऐसा कोई बंदा अभी तक नहीं था हमारी ट्रेनिंग सेंटर में जो बीमारी की वजह से मतलब फीवर वीवर थोड़ा मतलब नॉर्मल बीमार है तो रेलीगेट हुआ है, ऐसा कोई नहीं होता है, होता नहीं है, सब कर लेते हैं, मैनेज हो जाता है। बाकी ये बड़ा पॉइंट है, इसमें सबसे ज्यादा रेलीगेट होते हैं इंजरी। इंजरी क्या होती है इसका सबसे खासकर आपको ध्यान देना है कि ये मतलब आपको एक ये वाक्य आपको पूरी ट्रेनिंग टाइम में सुनने को मिलेगा, जो हमारे उस्ताद हमसे बोलते थे कि प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना है। मान लीजिए हाँ यदि आप में हिम्मत है तो आप मतलब एक्सीलेंट आइए, नहीं है तो आप वेरी गुड आइए, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड नहीं आ पा रहे हैं तो गुड आइए, मतलब फेल नहीं होना है। मतलब ये है कि आपको ये नहीं कि एक्सीलेंट के चक्कर में आपको अपना पैर तोड़ लेना है, हाथ तोड़ लेना है, आपको फर्स्ट क्लास रास्ता चढ़ना है तो फर्स्ट क्लास नहीं, आप थर्ड क्लास होता है थर्ड क्लास, सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास, जो भी आपसे बनता है इतना ज्यादा मतलब वो नहीं करना है, जितना आपसे बनता है बस। आपको इंजरी नहीं होनी चाहिए, टूट फूट नहीं होना चाहिए। मेरा एक साथ का हमारी कंपनी का था, वो मंकी रोप कर रहा था, पीछे राइफल ही रहता है, आपको पता होगा, जाएंगे तो पता चलेगा, पीछे आपका राइफल रहेगा 4 किलो का और वेट वेट रहता है, तो मतलब मंकी रोप कर रहा था, उससे हाथ छूट गया, तो मतलब हो भी नहीं रहा था, उसको प्रॉब्लम था, थोड़ा दर्द दे रहा था, और हाथ से मतलब उसको छूट गया तो उसका हाथ टूट गया था, उसी पे गिर गया था। तो फिर वो रेलीगेट हो गया था, रेलीगेट मतलब हो गया था, तो फिर अब मतलब दूसरे बैच में उसको ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, तो टूट गया, तो वो फिर हमेशा इंजरी रहेगी। तो इंजरी से सबसे ज्यादा चोट से बचना है कि इससे नहीं होना चाहिए। बाकी यदि आप बीमार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और रेलीगेशन का रूल बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग में आपके 4 टेस्ट होते हैं। एक होगा आपका 15 वीक में, एक होता है आपका 15 वीक में होता है, दूसरा होता है 22 वीक में, 22 वीक में, तीसरा टेस्ट होता है 36 वीक में, लास्ट होता है 44 वीक्स का। 4 वीक्स का एक फाइनल हो गया। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे आप 0 वीक रहता है शुरुआत का, जीरो से लेके 15 वीक में यदि आप कहीं भी फेल हो रहे हो, यदि आप ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, इसके बीच में यदि आप कहीं भी फेल हो जा रहे हो, जैसे मान लीजिए आपको इंजरी हो गई, बीमार कुछ भी हो गया, तो फिर से आपको 0 वीक से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप अदर मतलब दूसरा कोई जो मतलब बैच आएगा उसके साथ में आपको मिलाया जाएगा। आपको फिर शुरुआत से, जैसे मान लीजिए आप 14 वीक में हो, 14 वीक में हो आप, मतलब आपका मतलब कुछ हो गया, आपको इंजरी हो गई, कुछ भी हो गया जिससे आप रेलीगेट हो गए हैं,
खासकर हो जाता है कि रस्से से चढ़ने में, और जो 10 फीट की वॉल होती है 10 फीट उसको फांदना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा इंजरी होती है पैर मैर में। तो आप यदि इसमें ही फेल हो गए तो आपको 0 वीक से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बाकी यदि आपने 15 वीक का टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, 15 वीक का टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, आप मान लीजिए 16वें वीक में आप मतलब रेलीगेट हो गए हैं, तो क्या रहेगा कि आपको मतलब जब तक ठीक नहीं हो जाते हैं, जब भी ठीक होंगे तो आपको क्या किया जाएगा, 16वें वीक से ही, मान लीजिए आप यदि 18वें वीक में ही फेल हो रहे हैं, तब भी आपको मतलब 16वें वीक से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब यदि 22 के पहले यदि 21 या 22 तक आप कहीं भी मतलब वीक में यदि कहीं भी आप रेलीगेट होते हैं, तो आपको 16वें वीक से ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये कंफर्म हो गया, मतलब ये है। और यदि आप मान लीजिए आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर लिए, तो इसके बाद से ही आपकी ट्रेनिंग चालू होगी। और इसके ये वाला टेस्ट आप जो भी आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, वहां तक की आपकी ट्रेनिंग मतलब सिक्योर हो जाती है। ठीक है, आप मान लीजिए 36 वीक का आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, तो जब भी आपकी ट्रेनिंग अगली बार जब शुरू होगी, तो वो 36 वीक के बाद ही शुरू होती है। मान लीजिए आप 44 वीक्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं, लास्ट में जंगल कैंप रहता है, इधर बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, क्योंकि जो लास्ट के 4 वीक्स रहते हैं, इनमें क्या होता है कि आपका जंगल ट्रेनिंग चलता है, तो ये यहाँ पर लास्ट में बहुत ज्यादा सावधानी देनी पड़ती है, क्योंकि जंगल में रहेंगे तो आपको मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है पूरा 1 वीक। तो इसमें बहुत ज्यादा सावधानी देनी है, क्योंकि जब जंगल में रह रहे हैं तो क्या रहता है, वहां पे पानी वानी की समस्या हो जाती है, कि जब लास्ट वाला वीक रहता है, तो उसमें क्या रहेगा कि जो मतलब 3 वीक रहते हैं, 3 वीक में तो क्या रहेगा, आपका पास मैस रहेगा, आप जंगल में रहेंगी, जंगल में आपकी ट्रेनिंग चलेगी, लेकिन आप वहां पे आपको खाना बना हुआ मिलेगा, मैस रहेगी, प्रॉपर लाइन लगता है, सब कुछ बढ़ता है, तो खाने की पानी पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। तो लास्ट के 3 जो वीक रहते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लास्ट का 1 वीक रहता है उसमें बेटा इनोकुलेशन होता है। उसमें क्या रहेगा कि आपके पास जो मतलब 7 दिन का आपको राशन दे दिया जाता है, राशन रोब जितनी भी जरूरत की सामान है, वर्दी वगैरह हो गया आपका। और फिर क्या रहेगा कि आपको मतलब पूरा दिन का आपका टारगेट दे दिया जाएगा कि इस पॉइंट को आपको छू के आना है। ये मतलब ट्रेनिंग शेड्यूल बता रहा हूँ मैं किसका, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल वगैरह इसका, क्योंकि एसएसएफ का एसएसएफ का इतना ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होता है, हार्ड नहीं, उनका नॉर्मल होता है, एनसीबी इनका नहीं होता है। बाकी बीएसएफ सीआरपीएफ इनका थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है, तो उनका बता रहा हूँ मैं। तो जो लास्ट का 1 वीक है उसमें क्या होता है, लोगों को पोलियो हो जाता है, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा कमी रहती है, धूप रहता है, चलना पड़ता है, कम से कम बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, इतना वेट लेके, मतलब पूरे खाने सामान वान खाना पूरा पॉलीथिन वगैरह, जूते वगैरह हो गए, वर्दी वगैरह हो गए, 2 से 3 वो सब लेके चलना पड़ता है। उसमें क्या रहता है, जो लास्ट का 1 वीक रहता है उसमें नहाने भी नहीं दिया जाता है, पूरा 1 वीक आप मतलब पूरा चलते रहेंगे जंगल में, बहुत मुश्किल होता है ये वाला। ये निकल गया तो सब हो जाता है, टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है, इसमें नॉर्मल वाला टेस्ट रहता है मेन। बस तो यही है कि इनमें आपको ध्यान देना है। बाकी ये 22 वीक वाला सबसे थोड़ा हार्ड होता है, ये वाला तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये मतलब हार्ड नहीं, मतलब टेस्ट में क्या होगा, जो आप हर रोज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए 15 बीम हर रोज आपसे लगवाई जा रही है, वही आपसे लगवाई जाएंगी वहां पे टेस्ट में भी, तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। बस आपको क्या है, इंजरी नहीं खानी है, टेस्ट नॉर्मल होते हैं। और जो मिड टर्म वाला ब्रेक होता है ना, बस इसमें मिलता है आपको मिड टर्म ब्रेक 15 दिन का, तो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इंजरी नहीं खाना है। बाकी हर आप टेस्ट पास कर लोगे, क्योंकि हर रोज वही आपसे कराया जाना है। और लास्ट वाला भी आपको ध्यान देना है कि इसमें मतलब बहुत ज्यादा आपको ग्लूकोज, हाँ आपको हर एक चीज में जैसे बता रहा हूँ ना, इससे ज्यादा आपको डिटेल से मतलब समझाया जाएगा, हर एक चीज बताई जाएगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये जो 3 पॉइंट थे मुझे लगा है तो मैं समझा दिया हूँ। बाकी यदि आपको और कोई भी डाउट है तो आप बताइए, और आपका सिलेक्शन किस फोर्स में हुआ है वो कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।